हाँ माँ थोड़ा तो इंतजार कर लेती। बनी घटना। हाँ, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बसे छोटे से गांव सोनपुरा में रहने वाला युवक रवि अपनी माँ उमा के साथ मिट्टी के घर में रहता था। हाँ, जहाँ बरसात में दीवारें शीलन छोड़ती थी और गर्मी में छत से आग बरसती थी। हाँ, पिता की मृत्यु बचपन में ही हो चुकी थी। हाँ, इसीलिए रवि के लिए माँ ही उसकी पूरी दुनिया थी और उमा के लिए रवि ही उसकी आखिरी उम्मीद। गांव में रोजगार का कोई ठोस साधन नहीं था। इसीलिए रवि ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़कर कभी किसी के खेत में मजदूरी की, तो कभी कस्बे की दुकान पर सामान उठाने का काम किया। मगर उमा चाहती थी कि उसका बेटा गांव की गरीबी से बाहर निकले और किसी बड़े शहर या विदेश जाकर कुछ ऐसा करे कि जीवन की तंगी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसी सोच के चलते एक दिन रवि गांव में आए एक एजेंट की बातों में आ गया, जिसने उसे खाड़ी देश में नौकरी दिलाने का सपना दिखाया और कर्ज लेकर रवि विदेश चला गया। जाते समय उमा ने उसके सिर पर हाथ रख कर कहा था कि हाँ बेटा, जिंदा रहना सबसे बड़ी कमाई है। और रवि ने माँ के पैरों में गिरकर वादा किया था कि अब तुझे किसी के घर काम नहीं करना पड़ेगा। विदेश पहुंचकर रवि को समझ में आया कि सपना और सच के बीच की दूरी कितनी लंबी होती है। जहाँ वह गया वहाँ 12-13 घंटे का काम, कड़ी धूप, भारी बोझ और महीने के आखिरी में थोड़ी सी तनख्वाह मिलती थी। फिर भी वह हर महीने माँ के नाम कुछ पैसे भेज देता और फोन पर पूछता कि अम्मा तबीयत कैसी है। उमा हमेशा यही कहती थी सब ठीक है और तू बस अपनी सेहत का ध्यान रख। मगर सच यह था कि उसके पेट में महीनों से तेज दर्द रहने लगा था। पहले गांव के झोला छाप डॉक्टर ने दवा दी और कहा कि गैस है। फिर कस्बे के अस्पताल में दिखाया गया, जहां बोला गया कि सूजन है। इलाज चलता रहा मगर दर्द घटने के बजाय बढ़ता गया और एक दिन खेत से लौटते समय उमा बेहोश होकर गिर पड़ी। गांव वाले उसे जिला अस्पताल ले गए। जहां जांच के बाद डॉक्टर ने जो शब्द कहे, उन्होंने सबको हिला दिया कि यह कैंसर है और अगर समय रहते बड़े अस्पताल में ऑपरेशन न हुआ तो बचने की उम्मीद बहुत कम है। जब यह खबर फोन के जरिए रवि तक पहुंची तो वह काम करते करते वहीं जमीन पर बैठ गया और उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों के सामने माँ का चेहरा घूम रहा था। और उसने उसी समय उमा को फोन किया और बोला कि अम्मा, मैं पैसे जमा कर रहा हूँ और तुझे लखनऊ के बड़े अस्पताल में दिखाऊंगा। उमा ने कमजोर आवाज में कहा कि हाँ बेटा, इतना पैसा कहाँ से लाएगा। और रवि ने लगभग रोते हुए कहा कि मैं 2 शिफ्ट काम करूंगा, खाना कम खाऊंगा, मगर तुझे बचा लूंगा। उस दिन से रवि ने खुद को मशीन बना लिया। सुबह अंधेरे निकलता और रात देर से लौटता। कभी कभी तो सोने का भी समय नहीं मिलता। जो भी पैसे बचते वह माँ के इलाज के नाम जोड़ देता और मन ही मन गिनता कि बस 2-3 महीने और, फिर माँ को बड़े अस्पताल ले जाऊंगा और सब ठीक हो जाएगा। गांव में उमा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। दर्द इतना होता कि रात को नींद नहीं आती। वह करवट बदलते हुए बेटे को याद करती और भगवान से कहती कि बस एक बार रवि को देखने दे। फोन पर जब भी बात होती वह अपनी तकलीफ छुपा लेती, ताकि बेटा विदेश में परेशान न हो। वह कैमरे से चेहरा धुमा लेती और कहती कि रोशनी ठीक नहीं है, इसीलिए वीडियो बंद कर रहे हो। जबकि असल में वह नहीं चाहती थी कि बेटा उसकी कमजोर आंखें और सूखा चेहरा देखे। उधर रवि दिन गिन रहा था कि कब वह माँ को शहर ले जाएगा और उसके मन में बस यही चलता रहता कि अम्मा को बसाना है चाहे खुद टूटना पड़े। एक रात गांव में तेज बारिश हुई। कच्ची छत से पानी टपकने लगा और उमा दर्द से कराहने लगी। पड़ोसी मोहन उसे लेकर अस्पताल भागा। मगर डॉक्टर ने देखते ही सिर हिला दिया और कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। शरीर में ताकत नहीं बची है, इलाज संभव नहीं है।
उसी समय विदेश में रवि काम कर रहा था कि अचानक फोन बजा। गांव का नंबर देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने जैसे ही फोन उठाया उधर से भारी आवाज आई कि बेटा हिम्मत रखना, तेरी माँ अब नहीं रही। यह सुनते ही मोबाइल उसके हाथ से गिर गया और वह वही जमीन पर बैठ गया। आसपास मशीनों का शोर था, मगर उसके कानों में बस एक ही वाक्य गूंज रहा था कि अब नहीं रही। उसके दिमाग में बार बार यही आ रहा था कि माँ थोड़ा और इंतजार कर लेती, तो मैं उसे बसा लेता। 3 महीने ही तो और चाहिए थे। बस 3 महीने। उसने अपने कमरे में जाकर माँ के इलाज के लिए जो पैसे जमा किए थे उन्हें देखा और फुट फुट कर रोने लगा। वही पैसे जिनके लिए उसने भूखा रहना स्वीकार किया था, अब किसी काम के नहीं रहे थे। अगले दिन उसने अपने मालिक से कहा कि मुझे घर जाना है, मेरी माँ मर गई है। मगर जवाब मिला कि अभी काम पूरा करो, बाद में देखेंगे। उस पल रवि को समझ में आया कि गरीब की मजबूरी यही होती है कि वह माँ की मौत पर भी काम करता है और अपनी आंखों के आंसू मजदूरी की मिट्टी में मिला देता है। रात को अकेले कमरे में बैठकर उसने माँ की पुरानी आवाज़ें सुनी, जो फोन में रिकॉर्ड थी, और कागज पर लिखी उसकी छोटी सी पंक्ति पढ़ी, जिसमें लिखा था कि बेटा अगर मैं न भी रहूँ तो तू मजबूत रहना, तुझे हंसता देखकर ही मुझे शांति मिलेगी। मगर उस वक्त रवि को शांति नहीं मिली, बल्कि दिल के अंदर एक खालीपन भर गया, जैसे कोई पैसा नहीं भर सकता था। गांव में उमा का अंतिम संस्कार हो चुका था और बेटा हजारों किलोमीटर दूर एक परदेशी जमीन पर बैठा यह सोच रहा था कि न वह माँ को आखिरी बार देख पाया, न कंधा दे पाया, न अंतिम बार अम्मा कह पाया। गरीबी ने उससे माँ भी छीन ली थी और अब उसके पास सिर्फ एक ही सवाल बचा था कि अगर पैसा थोड़ा पहले मिल जाता तो क्या माँ आज जिंदा होती। और इसी सवाल के साथ उसकी जिंदगी का पहला अध्याय खत्म हो गया। माँ की मौत की खबर सुनने के बाद रवि कई दिनों तक काम करता रहा, क्योंकि मालिक ने छुट्टी देने से साफ मना कर दिया था और उसके पास न तो तुरंत टिकट के पैसे थे और न ही इतनी हिम्मत की वह बिना काम छोड़े लौट सके। मगर हर रात जब वह कमरे में अकेला बैठता तो उसे लगता कि दीवारों से माँ की आवाज़ टकरा कर लौट रही है और कानों में वही वाक्य गूंजता रहा कि माँ थोड़ा और इंतजार कर लेती तो मैं तुझे बसा लेता। आखिरकार उसने किसी तरह पैसे उधार लिए और गांव लौटने की तैयारी की। रास्ते भर ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसे हर खेत, हर पेड़ और हर स्टेशन पर माँ का चेहरा देख रहा था, जैसे पूरी धरती उसी की याद दिला रही हो। जब वह गांव के बाहर उतरा तो किसी ने उसे देखकर शोर नहीं मचाया, न कोई रोने आया। बस कुछ बूढ़े लोग चुपचाप सिर झुकाकर खड़े हो गए और यह सूपी उससे किसी सीख से ज्यादा भारी लगी। वह तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ा, जहाँ कभी माँ चौखट पर बैठकर उसका इंतजार करती थी, मगर आज वहाँ राख उड़ रही थी और दीवारों पर सन्नाटा पसरा था। पड़ोसी मोहन उसे देखकर बोला कि बेटा तू देर से आया, तेरी माँ की अस्थियां नदी में प्रवाहित कर दी गई। यह सुनते ही रवि जमीन पर बैठ गया और मिट्टी को मुट्ठी में भरकर माथे से लगा लिया, क्योंकि अब वही मिट्टी उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। घर के अंदर गया तो उसे माँ की पुरानी साड़ी खूंटी पर टंगी मिली। सोलहे के पास वही टूटा हुआ लोटा पड़ा था, जिससे वह रोज पानी पीती थी, और दीवार के कोने में रखा वह छोटा सा बक्सा दिखा, जिसमें माँ उसके भेजे पैसों को कपड़े में बांध कर रखती थी। रवि ने कांपते हाथों से बक्सा खोला तो अंदर कुछ नोट और एक कागज मिला, जिस पर माँ की लिखावट में सिर्फ इतना लिखा था कि बेटा, तुझे मेहनत करते देख मैं हर दर्द भूल जाती थी, तो खुद को दोष मत देना। यह पढ़ते ही रवि का दिल फटने लगा और वह फूट फूट कर रो पड़ा, जैसे बरसों से रुका हुआ दर्द एक साथ बाहर निकल आया हो। गांव वाले उसे समझाते रहे कि भगवान की यही मर्जी थी और बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी।
मगर रवि के मन में बस यही सवाल घूमता रहा कि अगर वह समय पर आ जाता तो क्या माँ की आंखें उसे आखिरी बार देख पाती। हाँ, क्या वह उसके सिर पर हाथ रखकर फिर से कह पाती कि हाँ बेटा, संभल कर रहना। उस रात वह घर में सो नहीं पाए और माँ की चारपाई पर बैठा रहा। हाँ, जहाँ अब सिर्फ खालीपन बसा था। उसे लगा हाँ जैसे माँ अभी भी उसी चारपाई पर लेटी है और उससे कह रही है कि हाँ रो मत बेटा, जिंदगी बहुत लंबी है। अगले दिन रवि ने माँ के इलाज के लिए जो पैसे विदेश में जमा किए थे, हाँ उन्हें गांव के स्कूल में दान कर दिया और बोला कि हाँ मेरी माँ पढ़ नहीं पाया था इसीलिए दुखी रही। हाँ मैं चाहता हूँ कि हाँ किसी और की माँ को यह न कहना पड़े कि हाँ पैसा नहीं है। हाँ, गांव के लोगों ने पहली बार उसे इतने शांत और मजबूत रूप में देखा। हाँ, मोहन ने उससे पूछा कि अब तू फिर विदेश जाएगा हाँ या यहीं रहेगा। हाँ, रवि ने लंबी सांस लेकर कहा कि अब मैं भागूंगा नहीं। हाँ, माँ ने मुझे गरीबी से लड़ना सिखाया था और अब मैं यहीं रहकर कुछ करूँगा। हाँ, ताकि किसी और बेटे को माँ की मौत की खबर पर मजदूरी न करनी पड़े। हाँ, कुछ महीनों बाद रवि ने गांव में ही हाँ छोटा सा काम शुरू किया। उसने खेतों के पास एक चाय की दुकान खोली। हाँ, जहाँ सुबह मजदूरों को सस्ती चाय और शाम को बच्चों को दूध मिलता। हाँ, वह हर दिन दुकान खोलने से पहले हाँ माँ की फोटो के आगे हाथ जोड़ता और कहता कि अम्मा देख, तेरे नाम से शुरू किया है। हाँ, धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी और गांव में उसे लोग सम्मान से देखने लगे। हाँ, क्योंकि वह सिर्फ अपने लिए नहीं हाँ बल्कि दूसरों के लिए भी सोचने लगा था। हाँ, रात को जब वह दुकान बंद कर घर लौटता तो आसमान की तरफ देखकर कहता कि अम्मा, हाँ तू चली गई हाँ लेकिन तेरा दिया हौसला मेरे साथ रह गया। अब मैं रोकर नहीं जीऊँगा बल्कि तेरे सपनों को जीकर दिखाऊँगा। और उसी पल उसे लगता हाँ जैसे ठंडी हवा उसके माथे पर हाथ फेर रही हो। हाँ, जैसे माँ दूर कहीं से कह रही हो कि बेटा अब तू सच में बड़ा हो गया है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।